हेलो स्टूडेंट्स, अगर जो आप पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं उत्तराखंड से है 6 सेमेस्टर में, तो यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यूसली आपको एक के बाद एक इम्पोर्टेंट आपको जो भी सब्जेक्ट आपके हैं जितने भी उनके इम्पोर्टेंट जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स होने वाले हैं। आपने सही सुना, क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों मैं बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ नोट्स मिलने वाले हैं। जो भी बताऊंगा उसके बहुत आसान होगा, मतलब इतना आसान होगा कि आपको समझने में कोई भी इशू नहीं होगी। बाकी अगर जो आप फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए मैंने फोर्थ सब्जेक्ट का रेडी कर दिया है, फोर्थ सब्जेक्ट रेडी कर दिया है, तो जाके देख सकते हैं उसमें। और अगर जो आप फोर्थ सेमेस्टर में मैकेनिकल ब्रांच के कोई देख रहा है तो आप के लिए मैंने 6 सब्जेक्ट आपका फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलता है, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये जो है मैकेनिकल ब्रांच के लिए 6 सेमेस्टर के लिए, इसमें अगर जो आपके 2-4 सब्जेक्ट मिलते हैं तो आप अदर ब्रांच के भी देख सकते हैं। जैसे कि आपका 6 सेमेस्टर में तो आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखने को मिलता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मोस्टली सब सब्जेक्ट आपका ये जो है सारे ब्रांचेज में सेम ही होता है। आइए शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी इशू ना हो। यहाँ पे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर क्वेश्चंस कह लीजिए, वो है आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। ये देखा आपने, यहाँ पे जो पहला इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चंस है या फिर टॉपिक कह लीजिए, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसके महत्व क्या है वो आपको इसमें बताना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि देखिए, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का जो महत्व होता है, देखो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब होता है सोलर, विंड, बायोगैस जैसे नए एनर्जी सोर्सेस। ये एनर्जी सोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, जैसे सूरज और हवा। पॉल्यूशन नहीं करते हैं, पर्यावरण के लिए सेफ है, फ्यूल की बचत होती है, कोयल पेट्रोल जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज बचते हैं जो कि लिमिटेड है हमारे वर्ल्ड में, फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। आने वाले समय में यही एनर्जी काम आएगी, हर जगह यूज़ हो सकती हैं, गांव शहर और हर जगह जहाँ पे इसको यूज़ करना चाहते हैं। समझ में आ गया होगा। जैसे ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिन्यूएबल होती हैं, पॉल्यूशन फ्री होती हैं और फ्यूचर के लिए ज़रूरी होती हैं। खूब समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमारी जो लिमिटेड है, जो हमारा ये हो गया डीजल पेट्रोल, ये सब जब ख़त्म हो जाते हैं तब हमारे बायोगैसेज हो गए, हमारे विंड पावर की एनर्जी हो गई, हमारे सोलर पावर की एनर्जी हो गई, तो इनका यूज़ किया जाता है। यही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के महत्व है। खूब समझ में आया होगा। वीडियो के एंड में नोट्स लगा दूंगा ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो है आपका, जो यहाँ पे आपका कंपैरिजन ऑफ वेरियस एनर्जी। ये जो इनके कंपैरिजन वेरियस है, जैसे कि आपके जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती हैं वो उनसे ट्रेडिशनल जो एनर्जी सोर्सेज है उनसे कंपैरिजन, जैसे कि आप जानते ही होंगे, जो आपकी सोर्स है, जो सोर्सेज है, जैसे आपका कन्वेंशनल जो है कोयल पेट्रोल जो है आपका लिमिटेड होता है। अगर जो उसी के बजाय आप नॉन कन्वेंशनल देखेंगे तो वहाँ पे जो है
सोलर हो गया, विंड हो गया, ये क्या है, अनलिमिटेड है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसी में क्या है, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन क्या है, जैसे कि जो कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं वो आपके पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती हैं वो पॉल्यूशन फ्री होती हैं और काफ़ी क्लीन होती हैं। और इसमें जो आपकी जो कॉस्ट होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है, जैसे कि जो कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं, फ्यूल बार बार खरीदना पड़ता है, और उसके बजाय नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है उसका क्या है, शुरू में खर्च, बाद में फ्री, मतलब स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करेंगे और बाद में वो लाइफ टाइम आप फ्री यूज़ करते रहेंगे। इसी में क्या है कि अवेलेबिलिटी देखेंगे तो अगर जो कन्वेंशनल एनर्जी की आप अवेलेबिलिटी देखेंगे तो हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है वो आपको हर जगह मिल जाती है, पॉसिबिलिटी होती है कि हर जगह मिल जाए। अगर जो फ्यूचर यूज़ की बात कर ली जाए तो कन्वेंशनल जो एनर्जीज होती हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी जो एनर्जीज है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। और उसकी बजाय जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज हैं वो हर जगह पॉसिबल है, फ्यूचर एनर्जी है वो एक तरीके से आपका। और आपको एक लाइन में बताऊं तो ये मान लीजिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल पॉल्यूशन फ्री होती हैं, फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज का मतलब होता है जो कि आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो याद रखना है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो होती हैं जो कि आपकी कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ओके गाइस, और ये आपको पढ़ लेना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ वेरियस एनर्जीज सोर्सेज बताने हैं कि इसमें क्या होते हैं, जैसे कि सोर्सेज हो गए। सोर्सेज में मैंने बताया था आपको, जो कि आपके कन्वेंशनल जो एनर्जीज होती हैं वो आपकी लिमिटेड है, जो नॉन कन्वेंशनल है वो आपकी अनलिमिटेड है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना है। यहाँ पे जो तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, ये आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ये दिमाग में रखने वाली बात है कि कन्वेंशनल वो है जो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होती है, जो कि आपकी एक बार यूज़ करने के बाद रिन्यूएबल उसे नहीं कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल जो होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है और कभी ख़त्म भी नहीं होती है। तो याद रखने की चीज़ें हैं ये। कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ। जैसे कि जो कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं उसमें देखेंगे कोयल, पेट्रोल, डीजल आ जाती हैं आपकी, और नॉन कन्वेंशनल जो होती है उसमें आते हैं सोलर, विंड, बायोगैस। अगर जो इनकी अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो इसमें आप देखेंगे कि कहाँ-कहाँ ये कहाँ उपलब्ध हो सकता है। जैसे कन्वेंशनल जो है, कन्वेंशनल आपका है कि एक तरीके से ये आपका सीमित है, मीन्स कहने का मतलब लिमिटेड है, और नॉन कन्वेंशनल जो है वो है असीमित है, रिन्यूएबल है। इसी में आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, अगर जो प्रदूषण के मामले में कौन ज़्यादा है कौन कम है, जो कन्वेंशनल है वो है आपका ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, जो नॉन कन्वेंशनल होता है वो आपका पॉल्यूशन फ्री होता है, क्लीन एनर्जी होती है। इसी में फोर्थ पॉइंट देखेंगे वो होता है आपका लागत, कॉस्ट। कन्वेंशनल जो एनर्जीज होती हैं बार बार खर्च होती हैं, उसमें बार बार आपको खर्चा करना पड़ता नहीं है। ये जो होती है कन्वेंशनल, इसमें आपको बार बार खर्चा नहीं करना पड़ता है। और आपका जो नॉन कन्वेंशनल होता है उसमें आपको क्या करना है, वो आपका शुरू में एक बार आपका खर्चा होता है, इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, और देन उसके बाद आप उसको लाइफ टाइम फिर यूज़ कीजिए। जैसे कि सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं, एक बार आप उसमें खर्चा कर देंगे तो वो आपके काफ़ी लाइफ टाइम के हिसाब से भी बहुत सारा समय वो आपका यूज़ होता है, चलता रहता है, जल्दी चीज़ें वो ख़राब नहीं होती हैं।
अगर इसी में फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, फ्यूचर की बात कर ली जाए, इससे रिलेटेड फ्यूचर की कन्वेंशनल, अगर जो कन्वेंशनल की बात कर ली जाए फ्यूचर के लिए, तो जो कन्वेंशनल होता है वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। हमारे जो पेट्रोल डीजल ये ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और आपका जो नॉन कन्वेंशनल है, ये आपका शुरू में खर्च बाद में फ्री, मतलब कि फ्यूचर एनर्जी है एक तरीके से। ये आपको फ्यूचर में सोलर पावर की तरह से दिखाई देगा, आपको विंड पावर के एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा, बायोगैस के फॉर्म के एनर्जी में दिखेगा। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली है। इसमें जो मैंने डिफरेंसेस बताए थे वो आपको पॉइंट वाइज बताए थे, जैसे कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंसेस है। ये जो कन्वेंशनल है ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है, नॉन कन्वेंशनल फ्यूचर प्रूफ है। पॉल्यूशन कौन ज़्यादा फैलाता है? कन्वेंशनल ज़्यादा फैलाता है, नॉन कन्वेंशनल कम फैलाता है। महंगा कौन ज़्यादा है? ये सस्ता है, ये थोड़ा महंगा है। महंगा इसलिए कि एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाइफ टाइम फ्री। इसे आप बार बार यूज करते रहिए, खरीदते रहिए, यूज करते रहिए। तो ऐसा है। अवेलेबिलिटी की बात बताई थी मैंने इसमें, जो ये है ये लिमिटेड है, और ये जो नॉन कन्वेंशनल है ये सीमित है, रिन्यूएबल है एक तरीके से। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो के एंड में मैं सारे नोट्स लगा दूंगा ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखेंगे आप, वो है आपका साइट सिलेक्शन प्रोसीड्यूर फॉर में। फोर पे मैं इसलिए रुक जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप चाहे तो बायोगैस का भी आ सकता है, विंड पावर का भी आ सकता है, सोलर पावर का भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसमें ये कहने का मतलब है कि जो साइट सिलेक्शन होता है वो कैसे होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि आप अगर जो एक घर बनाते हैं या फिर आप कुछ दुकान खोलते हैं, कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप चीज़ों को देखते हैं कि वहाँ पे सुविधाएं हैं या फिर नहीं है, रोड है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है कि नहीं, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ साइट सिलेक्शन के लिए। साइट सिलेक्शन के लिए जब हम कुछ नया कहीं पे कुछ कोई बिल्डिंग खड़ी करनी हो या फिर कुछ भी, उसके लिए साइट सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइट सिलेक्शन में आप देखेंगे, साइट सिलेक्शन का मतलब होता है सही जगह चूज करना जहाँ प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। ओके गाइज, अब इसके कुछ आप महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो भी होनी चाहिए, जहाँ एनर्जी सोर्स मिले। सोलर, धूप, विंड, हवा, समझ गए होंगे। सोलर के लिए धूप भी होनी चाहिए, विंड के लिए वहाँ पे हवा होनी चाहिए। और दूसरा इसमें है, ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे आपका लोकेशन। लोकेशन से मतलब है कि आपका जो आप बनाना चाहते हैं वो लोकेशन हो गया, या फिर स्थान जो है, जगह सेफ और सुइटेबल भी होनी चाहिए। आप जहाँ बना रहे हैं वो सेफ भी होना चाहिए, सुइटेबल होना चाहिए। इसी में तीसरा पॉइंट है वो है आपका कॉस्ट। कॉस्ट भी देखना जरूरी है, लैंड और सेटअप का कॉस्ट कम हो, खर्चा कम हो। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट देखने को मिलता है आपको एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे एक्सेस हो, जैसे कि रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं जो है वो आसान हो, इजी हो। इसी में फिफ्थ पॉइंट देखने को मिलता है वो है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जैसा बताया तो बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण भी वहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि नेचर को कोई नुकसान ना हो। मतलब आप ऐसी जगह ना बना दें जहाँ की पॉल्यूशन वगैरह फैलने लगे और वहाँ का जो नेचर है, एनवायरमेंट है, वो पॉल्यूट हो जाए। तो ये सब भी ध्यान रखना होता है। इसी में सिक्स पॉइंट, आप कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं, एग्जाम में तो मोस्टली 5 ही पॉइंट्स लिखना होता है, 5 ही एक आप बता सकते हैं। और जैसे कि 6 पॉइंट में आ गया यहाँ पे मेंटेनेंस।
जो है मेंटेनेंस भी आसान हो, ज़्यादा कठिन ना हो। मेंटेनेंस आसान होगा तो चीज़ें जल्दी जल्दी सॉल्व होंगी। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, इसमें मैंने क्या बताया, लोकेशन बताया, कॉस्ट बताया, एक्सेसिबिलिटी बताई, एनवायरनमेंट बताया, मेंटेनेंस बताया, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बताई। तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंट वाइज लिखना है। मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख देंगे तो इजीली अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख लेंगे फिफ्थ इम्पोर्टेंट, ये स्पेशली उत्तराखंड के स्टूडेंट आप इसको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है स्कोप ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस इन उत्तराखंड। तो समझ में आएगा, स्कोप ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन उत्तराखंड। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्कोप है नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज का उत्तराखंड में, वो क्या क्या है, वो आपको पॉइंट्स बताने हैं। जैसे कि उत्तराखंड में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में आप जो सौर ऊर्जा है वो देखेंगे, उत्तराखंड में 300 दिन तक धूप मिलती है। सोलर एनर्जी का यूज इजिली हो सकता है। यहाँ पे सोलर एनर्जी खत्म नहीं होगी, क्योंकि धूप ही धूप निकलते हैं पहाड़ों में, बढ़िया तगड़ी अच्छी धूप निकलती है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर जल ऊर्जा, जो पानी की, जो पानी से आपका एनर्जी बनती है। पहाड़ी एरिया प्लस नदियाँ ज़्यादा है, वहाँ पे आपने देखा ही होगा उत्तराखंड में मोस्टली पहाड़ हैं और नदियाँ हैं, झीलें हैं, जो कि पानी बहता रहता है वहाँ से। सोलर एनर्जी का यूज़ इजीली हो सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। जो विंड एनर्जी होती है वो पवन ऊर्जा, उसमें देखेंगे कुछ जगहों पर हवा की स्पीड अच्छी होती है। मोस्टली आप पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ जो है काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। विंड एनर्जी भी डेवलप को कर सकती है। कहने का मतलब है कि जो आपका विंड एनर्जी भी डेवलप हो सकती है। इसी में फोर्थ पॉइंट है वो है आपका बायोमास और बायोगैस, दोनों सेम ही होता है, बायोगैस या फिर बायोमास। जंगल, फसल और पशुओं से वेस्ट मिलते हैं, इसे एनर्जी बनाई जा सकती है। खूब समझ में आ गया कि वहाँ पे जानवर वगैरह जो है उनके जो वेस्ट होते हैं उनसे बायोगैस एनर्जी जो होती हैं वो बनाया जा सकता है। इसमें जो फिफ्थ पॉइंट देखने को मिलता है वो है आपका सोलर ग्रोथ ऑलरेडी हो रहा है। सोलर जो ग्रोथ है आपका वो ऑलरेडी हो रहा है। स्टेट में 1000 MW से ज़्यादा सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुकी है। इसी में सिक्स पॉइंट देखने को मिलता है वो है आपका फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप से देखेंगे कि क्लीन एनर्जी बढ़ रही है, जॉब्स और डेवलपमेंट के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। बेसिकली आपको भी पता है, अगर जो ये चीज़ें लगाई जाएंगी, इनको फ्यूचर में और भी बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा और लोगों को जॉब भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उससे लोग अपना जॉब पा सकते हैं और इजीली इस फील्ड में काम भी कर सकते हैं। तो होप समझ में आया होगा, मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए थे ये सब पॉइंट्स लिखने हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। जो नेक्स्ट है सिक्स, वो है आपका, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है सोलर सेल एंड फ्यूल सेल। इन दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर जो एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको वीडियो के एंड में सारे नोट्स लगा दूंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ उनके डिफरेंसेस दो थोड़े। जैसे कि जो सोलर सेल हो गया आपका, या फिर आपका जो फ्यूल सेल हो गया। सोलर सेल जो एनर्जीज होती हैं आपकी, इसमें एनर्जी पॉइंट में थोड़ा सा एक दो पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे सोलर एनर्जी जो है, जो सोलर सेल है वो है सूरज की रोशनी से एनर्जी लेते हैं। फ्यूल सेल जो होते हैं वो है केमिकल फ्यूल जैसे कि हाइड्रोजन से एनर्जी लेते हैं। दूसरे पॉइंट में थोड़ा बता दूं इनके डिफरेंसेस, तो जो सोलर सेल होते हैं वो लाइट से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वहाँ पे देखा ही होगा, लाइट जो सोलर सेल है वो लाइट से आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है वहाँ पे। और जो फ्यूल सेल होता है उससे आपका केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है आपको वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेवन्थ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर क्वेश्चंस कह लीजिए, ये है यहाँ पे आपको विंड पावर। विंड पावर आपको बताना है, विंड पावर क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में ला पाएंगे। विंड एनर्जी हवा की चाल से मिलने वाली एनर्जी है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अगर जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे इसके, वर्किंग कार्य, हवा टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन जनरेटर को घुमाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। इसी में तीसरा पॉइंट है पॉल्यूशन फ्री होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट जो है इसमें यूज़, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाटर पंपिंग में यूज़ होता है। अब आप इसका एट इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेंगे। अब यहाँ पे जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक कह लीजिए वो है आपका सोलर पीवी मॉड्यूल। पीवी का मतलब है फोटो वोल्टेक। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोलर पीवी फोटोवोल्टेक मॉड्यूल वो डिवाइस होता है जो सूरज की रोशनी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सूरज की जो रोशनी है उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। खूब समझ में आया होगा। तो ये भी पढ़ लेना है, इसके जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं वो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। एंड जो नेक्स्ट है वो आपको देख लेना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नंबर वाइज अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो के एंड में नंबर वाइज मैं दे दूंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अब मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आप वो देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में 110% आता ही आता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और कुछ गर्मी मीन्स हीट वायुमंडल में फंस जाती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वो समझ में आया होगा आपको। जो जब सूरज की जो किरणें होती है, जो रेज होती हैं, जब पृथ्वी पे वो पड़ती हैं आती हैं, तो उससे जो कुछ गर्मी होती है, हीट होती है, वायुमंडल में फंस जाती हैं जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, उसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। कुछ अगर जो आप इसमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी उस हीट को वापस भेजती है, पर कुछ हीट गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन द्वारा रोक ली जाती है। इससे धरती गर्म हो जाती है। इसके कॉज क्या है ये सब भी पढ़ लेना है। इसके रीज़न क्या है वो सब भी है। इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज ये भी सब आप बेसिकली वो चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आपको सुटेबल लगता है। अगर जो आपसे 6 मार्क्स
या फिर 8 मार्क्स या फिर जितने भी मार्क्स का पूछता है, तो बेसिकली ये होता है कि आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे और डेफिनेशन लिख देंगे 2-4 लाइन की, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट बता देंगे, किसी का भी कॉज बता दीजिए, डिसएडवांटेज एडवांटेज बता दीजिए, या फिर एप्लीकेशन बता दीजिए, या फिर इनके कोई भी डिफरेंसेस होते होंगे वो बता दीजिए। तो एक दो पॉइंट लिखेंगे तो पूरे अच्छे नंबर मिलेंगे और एग्जाम में खाली कभी भी छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें आप देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है एनर्जी को बचाना और सही तरीके से उसे यूज करना। खूब समझ में आओगा, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि एनर्जी को बचाना और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना, इसका यूज करना। इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो पढ़ लेना है आपको। जितने भी इम्पोर्टेंस होंगे मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, इसको डिफाइन करना है, इसके जो भी इम्पोर्टेंस है वो पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कह लीजिए, वो है एडवांटेज ऑफ एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस। इसका मतलब है एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस वो होते हैं जो कम एनर्जी यूज करके ज़्यादा काम करते हैं। समझ में आ गया होगा, वो टाइप के डिवाइसेस होते हैं जो कि कम एनर्जी का इस्तेमाल करके ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि इसके जो एडवांटेज है वो पढ़ लेना है, इनके जो और भी चीज़ें होंगी, एप्लीकेशंस होते हैं और भी बाकी इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब चीज़ें भी पढ़ लेनी है, वीडियो के एंड में लगा दूंगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें मतलब है अल्टरनेटिव एनर्जी का मतलब होता है ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे कि कॉयल हो गया, पेट्रोल हो गया के अलावा यूज होते हैं। मतलब अल्टरनेटिव का मतलब होता है इनके अलावा भी कोई जो फ्यूल्स होते हैं जो कि यूज किया जाता है। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी यूज किया जाता है, आपका विंड पावर एनर्जी यूज किया जाता है, तो ऐसी आपकी चीजें लिखनी है। नेक्स्ट बता देता हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव जो बताया मैंने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका एनर्जी इफिशियंसी। क्या होता है एनर्जी इफिशियंसी, क्या होता है ये आपको बताना है। एनर्जी इफिशियंस का एनर्जी इफिशियंसी का मतलब है कम एनर्जी यूज करके ज़्यादा काम करना। समझ में आया होगा, जैसे अभी मैंने पहले भी एक एक्सप्लेन किया था, वैसे ये भी होता है। एनर्जी इफिशियंसी का मतलब होता है कि कम एनर्जी यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। अगर कोई डिवाइस कम बिजली में ज़्यादा आउटपुट दे तो वो एनर्जी इफिशियंट होता है। जैसे कि आपके एलईडी बल्ब हो गए, कम बिजली में ज़्यादा लाइट देते हैं। खूब समझ में आया होगा। अब जो है यहाँ पे ये देखेंगे आप अगला एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन इन द किचन। एनर्जी कंजर्वेशन इन द किचन, इसका मतलब है किचन में एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है खाना बनाते वक्त गैस और बिजली की बचत करना। क्योंकि अगर जो हम ये चीज़ें बचत करेंगे तो इन फ्यूचर हम और भी उसे यूज कर पाएंगे। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो लिख लेना, आपको पढ़ लेना है। जैसे कि प्रेशर कुकर का यूज़, जल्दी खाना बनता है, गैस बचती है। ढक्कन, जैसे कि ढक्कन जो लीड है लगाकर पकाना, हीट बाहर नहीं निकलती है, एनर्जी बचती है। जैसे हम
चावल वगैरह बनाते हैं या फिर मैगी बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, अगर जो उसे ढक के बनाएंगे तो एनर्जी उसके अंदर ही रहेगी और जल्दी से वो चीज़ें पक जाएंगी और बन जाएंगी। उससे जो बाहर कोई भी एनर्जी बाहर नहीं आएगी और ज़्यादा फ्यूल वगैरह का यूज़ भी नहीं होगा, ज़्यादा आपके गैस भी यूज़ नहीं होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ नहीं होगी अगर जो इंडक्शन इंडक्शन वगैरह पे आप बनाते हैं। सही साइज के बर्तन यूज़ करें, फ्लेम वेस्ट नहीं होती है। अगर जो सही टाइप की बर्तनें होंगी, जैसे कि आपने देखे होंगे और जब शादी ब्याह होते हैं तो कितने बड़े बड़े बर्तन होते हैं और घर में जो बनता है तो एक लिमिटेड साइज का आप बर्तन भी यूज़ करें जो कि एक फ्लेम को प्रॉपर वो वहाँ पे आप फ्लेम का यूज़ करके उसको खाना सही से पका सकें। ज़्यादा बड़ा भी बर्तन होगा तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आप बर्तन भी लिमिटेड साइज का यूज करें जिससे कि आपका काम चल जाए। खूब समझ में आया होगा आप। अब जो अगला है वो है डिफरेंट वेज ऑफ सेव एनर्जी। नेक्स्ट है वो है डिफरेंट वेज ऑफ सेव एनर्जी। इसका मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है एनर्जी को बचाना और सही तरीके से यूज़ करना। जैसे आपको मैंने बताया भी था, इसमें क्या है आपको इसमें पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, कम से कम 4-5 पॉइंट लिखें ताकि अच्छे नंबर मिले। जैसे कि मान लीजिए बिजली बचाओ, फैन लाइट ज़रूरत पर ही यूज़ करें। जैसे आप बाहर जाते हैं तो फैन पंखे वगैरह एलईडीज वगैरह जो है उसे बंद कर दें, जो कि अनवांटेड जो बिजली वगैरह वो खर्च ना हो। एलईडी बल्ब यूज़ करें, वो आपकी कम एनर्जी में ज़्यादा लाइट देती है। एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस का यूज़ करें, कम बिजली कंज्यूम करते हैं। अप्लायंसेस बंद रखो, जब यूज़ ना हो तो स्विच ऑफ कर दो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, फ्यूल की बचत होती है। रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो, सोलर एनर्जी का यूज़ करो। इसमें ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो है डिफरेंट एनर्जी कंजर्वेशन अप्लायंसेस। ये है डिफरेंट एनर्जी कंजर्वेशन अप्लायंसेस। इसमें आप देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लायंसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कम एनर्जी यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट देते हैं। जैसे कि आपके एलईडी बल्ब है, कम बिजली में ज़्यादा लाइट देते हैं। एनर्जी इफिशिएंट फैन जो होते हैं नॉर्मल फैन से कम बिजली यूज़ करते हैं। इन्वर्टर जो होते हैं या फिर स्टार रेटेड एसी जो होते हैं बिजली की बचत करते हैं। इंडक्शन जो होते हैं इंडक्शन कुक टॉप गैस और एनर्जी दोनों बचाता है। सोलर वाटर हीटर जो होता है वो सूरज की एनर्जी से पानी गर्म करते हैं। एनर्जी इफिशिएंट रेफ्रिजरेटर जो होते हैं 5 स्टार वाले कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बतानी है जो कि आपके अप्लायंसेस होते हैं जो कि एनर्जी कंजर्वेशन होते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है जो कि एनर्जी को बचाते हैं, बिजली को बचाते हैं, फ्यूल को बचाते हैं और भी जो भी चीज़ें हैं उनको बचाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्राइसिस ऑन क्राइसिस ऑफ एनर्जी। क्राइसिस ऑफ एनर्जी इसमें क्या है, एनर्जी क्राइसिस का मतलब होता है जब एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए। डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो, तो इसीलिए इसको क्राइसिस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अगर जो इसके कुछ कॉजेज देखेंगे, कारण मतलब देखेंगे, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन का बढ़ना, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑयल पेट्रोल जैसे फ्यूल ख़त्म हो रहे हैं, ज़्यादा कंजप्शन एनर्जी का मिसयूज़ हो रहा है, इम्पोर्ट पर डिपेंड, बाहर से फ्यूल लाना पड़ता है। तो समझ सकते हैं, इसीलिए क्राइसिस ऑफ इसमें आपको बताना है क्राइसिस ऑफ एनर्जी।
मैंने जैसे पॉइंट्स बताए थे, पॉपुलेशन का बढ़ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, ज़्यादा कंजप्शन, इंपोर्ट इंपोर्ट पर डिपेंड। तो ये चीज़ें पॉइंट आपको लिखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पढ़ लेना है, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब मैं आपके नोट्स लगा देता हूँ। जितना नोट्स लगाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आसान होते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। इसलिए मैं आपको इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ देता हूँ, ताकि कोई भी इशू ना हो। तो मैं आपके सारे नोट्स लगा देता हूँ, पढ़ लेना है और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, आप उनको देख के पढ़ पाए। और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो है उत्तराखंड से, उनके लिए रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए, फिर क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जिससे कि अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाया करे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। अब मैं नोट्स लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, देख लीजिए। स्टूडेंट्स, ये रहे आपके नॉन कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्सेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड 110% एग्जाम में आते ही आते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों नोट्स मिलने वाले हैं। जो चीज़ें आपकी इंग्लिश में लिख के दी है मैंने, वही चीज़ें मैंने सेम आपको हिंदी में भी लिख के दी है। क्योंकि एग्जाम में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, एंड आप दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। लेकिन एक गलती नहीं करना है, एक लाइन आपने इंग्लिश की लिख दी, एक लाइन आपने हिंदी की लिख दी, ऐसे नहीं लिखना है। दोनों को मिक्स करके लिखना है, ताकि देखने में आपका जो भी आंसर होगा वो देखने में सही लगे। एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़ लेना है, लिख लेना है। आप चाहे तो वीडियो को रोक के आप आराम से जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर दिए हैं, आप उनको पढ़ भी सकते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के आप लिख भी सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक के आप पढ़ भी सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो आईडी है, स्पार्क माई माइंड, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। माफ़ी चाहेंगे, वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेट आपको मिल रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। एंड उसके बाद आपका ये जो सेमेस्टर खत्म होने वाला है, उसके बाद आपका यहाँ पे और सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम स्टार्ट होने वाला है, सेकेंड ईयर का थर्ड सेम स्टार्ट होने वाला है, एंड आपका लास्ट ईयर का मीन्स थर्ड ईयर का आपका यहाँ पे फिफ्थ सेम स्टार्ट होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए नोट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपका होगा, मैं आपको बना के रेडी करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो भी आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, और स्पेशली मैं आप लोग के लिए बना के देता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब पास हो जाए और काफ़ी अच्छे खासे नंबर लेके आ पाए। कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, और सेमेस्टर का बना के देने वाला हूँ, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच के स्टूडेंट हैं, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, या फिर ऑटोमोबाइल ब्रांच के स्टूडेंट हैं। आपको जिसमें भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आपके नोट्स बना के रेडी कर दूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।